हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। हम सब जानते हैं दुनिया में हर कोई अपने प्यारे लोगों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। चाहे वो माता पिता हों, भाई बहन हों, दोस्त हों या जीवन का कोई खास इंसान, सबकी यही इच्छा होती है कि उनके करीबी कभी किसी मुसीबत का सामना ना करें। लेकिन सोचिए, अगर ऐसी स्थिति आ जाए जहां जिंदा रहने के लिए आपको अपने मृत दोस्त या परिचित का मांस खाना पड़े, तब डरावना लग रहा है ना। आज हम जानेंगे उस भयावह सच्ची घटना की जिंदा रहने की जिद में कुछ लोगों को एक अकल्पनीय फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। यह घटना घटी थी ठीक 50 साल पहले और इसी सच्ची कहानी पर आधारित है 2023 की चर्चित फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो। फिल्म के रिलीज होते ही दुनिया भर में हलचल मच गई और आज इसकी IMDb रेटिंग 7.9 है। कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1972 में उरुग्वे के मोंटेविडियो शहर से। हम देखते हैं 20 से 25 साल के एक समूह युवाओं को जो एक रग्बी टीम के खिलाड़ी और गहरे दोस्त हैं। वे सब एक दूसरे के बहुत करीबी थे। इनमें से कई उस साल कॉलेज खत्म करके नौकरी ज्वाइन करने वाले थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि कॉलेज खत्म होने से पहले ही सब मिलकर पड़ोसी देश चिली घूमने जाएंगे। इस योजना को लेकर सब बहुत उत्साहित थे। नए देश में कहाँ घूमेंगे, क्या खाएंगे, कैसे मौज करेंगे, इन सब पर वे नियमित चर्चा करते थे। 13 अक्टूबर 1972 उन्हें एक छोटे विमान से चिली जाना था। एयरपोर्ट पर आकर उन्होंने माता पिता और परिवार के सदस्यों को विदा कहकर विमान में प्रवेश किया। विमान बहुत छोटा था। यात्री, पायलट और क्रू मिलाकर कुल 45 लोग थे। कुछ देर बाद विमान आसमान में उड़ने लगा। अंदर सब मिलकर खुशियां मना रहे थे। उरुग्वे से चिली जाने के लिए उन्हें पार करना था एंडीज पर्वत श्रृंखला, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी 8,900 किलोमीटर पर्वतमाला, जो 200 से 700 किलोमीटर चौड़ी है और जिसकी औसत ऊंचाई 4,000 मीटर से भी ज्यादा है। इतनी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर से उनका छोटा विमान उड़ना असंभव था। इसलिए सभी विमान सीधे पहाड़ों के ऊपर न जाकर उनके बीच की नीची घाटियों से गुजरने की कोशिश करते हैं। जब उनका विमान कुछ पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था, अचानक वहां का मौसम खराब हो गया। चारों ओर घना कोहरा, बादल और बर्फीला तूफान होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। इस प्रतिकूल मौसम में विमान में भयंकर टर्बुलेंस शुरू हो गया, जिससे विमान पायलट के नियंत्रण से बाहर हो गया। कोहरे और बादलों में कुछ दूर जाने के बाद वे एक ऊंची पहाड़ी के सामने आ गए। पहाड़ से टकराकर विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। तुरंत ही विमान से कई यात्री बाहर फेंके गए। विमान का पिछला हिस्सा टूटकर पहाड़ की एक तरफ गिर गया और सामने का हिस्सा रगड़ते हुए पहाड़ की दूसरी तरफ बढ़ने लगा। जमीन से जोरदार टक्कर के कारण अंदर बैठे यात्री गंभीर रूप से घायल होने लगे। ज्यादातर यात्रियों के हाथ, पैर, सिर टूट गए। कई जगह मौके पर ही मारे गए, लेकिन कुछ हल्के जख्मों के साथ बच गए। हादसे के बाद सब डर और पीड़ा में चिल्लाने लगे। इस पर बचे हुए यात्री दौड़कर सबकी मदद करने लगे। कुछ पायलटों के पास गए तो देखा एक पायलट मौके पर ही मारा गया था और दूसरे के मुंह से खून निकल रहा था। वे गंभीर रूप से घायल हालत में पड़े थे। समझ में आ रहा था कुछ ही देर में वे भी मर जाएंगे। युवाओं ने विमान के कम्युनिकेशन डिवाइस और रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन रेडियो किसी तरह चालू नहीं हो रहा था। कारण था विमान की सभी बैटरी और पावर सप्लाई विमान के पिछले हिस्से में थी, जो टूटकर पहाड़ की दूसरी तरफ गिरा था। बैटरी के बिना रेडियो चलाना असंभव था। विमान से बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि वे बर्फ से ढकी एक सुनसान पठार पर फंसे हुए हैं। सूरज ढलते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। बर्फ से ढके होने के कारण इस जगह का तापमान पहले से ही बहुत कम था और रात होते ही ये -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सब मिलकर सामान और कपड़ों से विमान के टूटे हिस्से को ढकने की कोशिश की, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर न घुस सके। फिर सभी जिंदा और मृत यात्री एक साथ विमान के अंदर बैठ गए, लेकिन विशेष कपड़ों के बिना इतनी ठंड सहना असंभव था। विमान के अंदर भी सब ठंड से कांपने लगे और हाथ पैर टूटने के कारण कई दर्द से चिल्ला रहे थे। इस तरह वे डर और चिंता में रात गुजारी, लेकिन अत्यधिक ठंड के कारण उस रात ही 5 और लोग मारे गए।
अगले दिन सुबह धूप निकलते ही ठंड काफी कम हो गई। सब धीरे धीरे विमान से बाहर निकले। उन्होंने विमान की सीटें खोलकर बाहर लाकर अंदर जगह बढ़ाई। फिर विमान के अंदर पड़े शवों को बाहर निकाला। सभी घायल यात्रियों की जितनी हो सके मदद करने लगे। उन्हें समझ आया कि पहाड़ों से घिरी इस दुर्गम जगह पर मदद आने में काफी समय लगेगा, इसलिए उन्होंने सभी यात्रियों के बैग खोलकर अंदर का खाना और जरूरी सामान अलग करना शुरू किया। लेकिन देखा गया कि उनके पास खाना बहुत कम था, इसलिए उन्होंने सबको बहुत कम मात्रा में खाना देना शुरू किया। एक व्यक्ति विमान के मेटल से सूरज की गर्मी से बर्फ पिघलाकर पानी बनाने लगा। कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, लेकिन आसपास कोई हेलीकॉप्टर या विमान नजर नहीं आया। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पूरा दिन मदद की उम्मीद में गुजर गया और एक और दिन बीत गया। वे उस रात भी विमान के अंदर गुजारी, लेकिन इस बार उन्होंने विमान के टूटे हिस्से को अच्छी तरह ढकना सीख लिया था, जिससे अंदर ठंड पिछली रात की तुलना में काफी कम थी। तीसरे दिन सुबह उनमें से एक युवा नांदो को होश आया। विमान हादसे के बाद से ही नांदो पूरी तरह बेहोश था। होश आने पर उसने अपनी मां और बहन का पता लगाया, लेकिन दुर्भाग्य से उस हादसे में उसकी मां मारी गई थी और उसकी बहन भी गंभीर रूप से घायल और बीमार होकर बेहोश पड़ी थी। नांदो घायल हालत में अपनी बहन के पास जाकर उसे गले लगाकर उसका ख्याल रखने लगा। दूसरी ओर बाहर कुछ लोगों ने बैग और कपड़ों से बर्फ पर एक बड़ा एक्स का निशान बनाया, ताकि कोई विमान या हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके। इसी दौरान उन्हें थोड़ी दूर एक विमान दिखा जो उन्हीं की तलाश में आया था। वे खुशी में चिल्लाने लगे, आईने से सूरज की रोशनी प्रतिबिंबित करने लगे, लेकिन विमान उनकी तरफ न आकर सीधे आगे निकल गया। उन्हें लगा शायद पायलट ने उन्हें देख लिया है, जल्द ही रेस्क्यू टीम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। अगले दिन सुबह उन्हें और दूर से विमान की आवाज सुनाई दी, लेकिन आसमान में कोई विमान नजर नहीं आया। समझ आया कि विमान अब दूसरे इलाकों में तलाश कर रहे हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला इतनी बड़ी है कि रेस्क्यू टीम ने इसे कई छोटे हिस्सों में बांट लिया है। पिछले दिन ही उनके इलाके के ऊपर एक विमान उड़ चुका था, मतलब उनके इलाके की तलाश खत्म हो गई। ऐसा चलता रहा तो उन्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि जैसे भी हो विमान का रेडियो चालू करना ही होगा, लेकिन इसके लिए बैटरी चाहिए, जो विमान के पिछले टूटे हिस्से में पहाड़ की दूसरी तरफ पड़ी है। कुछ लोग मिलकर बैटरी लाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगे। कुछ दूर चढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि नीचे पड़ा उनका टूटा विमान या बनाया गया एक्स निशान कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल सफेद बर्फ में उनका सफेद विमान पूरी तरह मिल गया था। मतलब अब चाहे जितने भी विमान ऊपर से उड़ें, वे किसी को नहीं ढूंढ पाएंगे। इसी बीच उन्होंने देखा कि पास की एक पहाड़ी से बर्फीला तूफान आने लगा है। डरकर वे तुरंत विमान में वापस आ गए। इस तरह 6 दिन बीत गए। वे अभी भी वहां फंसे हुए थे और उनके पास मौजूद सारा खाना खत्म हो गया था। भूख के कारण कई लोग अपने घाव की खाल फाड़कर खाने लगे। कुछ पत्थरों पर जमी काई चाटने लगे। इस तरह और कुछ दिन बीत गए। भयंकर भूख से सबकी हालत खराब हो गई। कुछ दिन बाद उनमें से नांदो बोला, मैं यहां मरना नहीं चाहता। जिंदा रहने के लिए मैं मरे हुए दोस्तों का मांस खाने के लिए भी तैयार हूं। पहले कई लोग हैरान हुए, कोई कल्पना भी नहीं कर सका, लेकिन भूख के पीड़ा से तकलीफ होने पर धीरे धीरे कई लोग नांदो के प्रस्ताव पर राजी हो गए। बाकियों ने उन्हें मना किया, तुम पागल हो गए हो क्या? ये हमारे दोस्त और भाई हैं, तुम उनके शव खाने की बात कैसे सोच सकते हो? ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह विमान के अंदर 2 ग्रुप बन गए, जो शव का मांस खाना चाहते थे और जो रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे। और 2 दिन बीत गए। भूख के कारण वे जूते की फीते, सिगरेट तक खाने लगे। शरीर से काला मूत्र निकलने लगा। ऐसे न खाकर रहेंगे तो वे भी मर जाएंगे। इसी बीच एक दिन नांदो की बहन मर गई। नांदो दुख से रोने लगा और अपने हाथों से बहन को बर्फ में दफना दिया। 21 अक्टूबर 9वां दिन। उनमें से एडोल्फो ने कहा, अगर मैं यहां मर गया तो मैं तुम्हें अपना शव खाने की इजाजत देता हूं। कहते ही उसने एक धारदार कांच का टुकड़ा लेकर बाहर जाकर बर्फ में दफन एक शव से मांस काटकर खाना शुरू कर दिया। उसके पीछे 4-5 और लोग वही काम करने लगे। विमान के अंदर से ये दृश्य देखकर कई लोग डर गए। कुछ भूख के कारण मना करते हुए भी बाहर आ गए।
4 लोगों को छोड़कर सब मांस खाने बाहर चले गए। विमान में सिर्फ नोमा, मार्सेलो और 2 पति पत्नी थे। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो वे किसी को नहीं खाएंगे। उनका विश्वास था कि जल्द ही मदद आएगी। जिन्होंने मांस खाया, रात को वे पछतावे में तड़पने लगे। और कुछ दिन बीत गए। वे रोज शवों का मांस खाने लगे और जो नहीं खा रहे थे वे आसमान की तरफ देखकर मदद का इंतजार करने लगे। एक दिन उन्हें बर्फ के नीचे दबा एक बैग मिला जिसमें एक रेडियो था। उन्होंने एक बड़ा एंटीना बनाकर कड़ी मेहनत से एक न्यूज चैनल का सिग्नल पकड़ा। वहां से उन्हें पता चला कि पिछले 10 दिनों से विभिन्न देशों के विमान उन्हें ढूंढने के लिए 66 बार इस इलाके में आए हैं, लेकिन उन्हें ना पाकर सरकार ने रेस्क्यू अभियान बंद कर दिया है। सबको लग रहा है कि इतनी ठंड में सब मर चुके हैं। ये सुनकर सब निराशा में टूट गए। कई लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे, कुछ रोने लगे। जो लोग मांस नहीं खा रहे थे वे भी अब मांस खाने लगे, क्योंकि अब जिंदा रहने का यही एकमात्र रास्ता था। अगले दिन सुबह उन्होंने तय किया कि जैसे भी हो विमान का रेडियो चालू करना ही होगा। कुछ लोग फिर बैटरी ढूंढने पहाड़ पर चढ़े। कुछ रास्ता जाने के बाद उन्हें बर्फ में कुछ शव दिखे। ये वे यात्री थे जो विमान टूटने पर बाहर फेंके गए थे। उनके आसपास विमान के कुछ टुकड़े दिखे, लेकिन बैटरी मिलने से पहले ही अचानक चारों ओर अंधेरा हो गया और बर्फीला तूफान शुरू हो गया। बिना किसी सुरक्षा के वहां रहना बहुत कठिन था, लेकिन वे वो रात पहाड़ पर गुजारी। अगले दिन सुबह वे तेजी से पहाड़ से उतरकर दोस्तों के पास वापस आए। उन्होंने तय किया कि बर्फीला तूफान रुकने और मौसम शांत न होने तक वे बैटरी ढूंढने दूर नहीं जाएंगे। इसलिए वे विमान के अंदर इंतजार करने लगे, लेकिन लगातार 5 दिन तक बर्फीला तूफान चलता रहा। 17 दिन बाद एक दिन सुबह वे विमान में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक पास की पहाड़ी से भारी बर्फीला तूफान आकर विमान के अंदर घुस गया। सब बर्फ के नीचे दब गए। कड़ी मेहनत से वे एक दूसरे की मदद से बर्फ से बाहर निकले, लेकिन तुरंत ही एक और तूफान आया जो इतना भारी था कि पूरा विमान ही बर्फ के नीचे दब गया। बर्फ में दम घुटने से और 8 लोग मारे गए। बाकी पूरी तरह विमान के अंदर फंस गए। इस हालत में बाहर निकलना असंभव था। वे 4 दिन तक बर्फ के नीचे विमान में फंसे रहे। बाहर निकलकर शवों से मांस न ले पाने के कारण उन्होंने विमान के अंदर मरे हुए लोगों का मांस खाना शुरू कर दिया। 4 दिन बाद वे जैसे भी हो बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। नोमा ने विमान के सामने के कांच पर जोर से लात मारकर तोड़ना शुरू किया। इसमें उसका पैर कट गया, लेकिन वो रुका नहीं। कांच तोड़ने के बाद वो बर्फ हटाकर आगे बढ़ने लगा। कई कोशिशों के बाद उसे बर्फ के नीचे से सूरज की रोशनी दिखाई दी। 4 दिन बाद वे आखिरकार बाहर निकले। 20 दिन बाद सूरज की रोशनी देखकर वे अत्यधिक खुश हुए। बाहर आकर वे आपस में खेलने लगे। उन्होंने बर्फ हटाकर विमान को बाहर निकाला। इसी दौरान नोमा ने देखा कि कांच के टुकड़े से कटे उसके पैर का घाव संक्रमित हो गया है। कुछ दिन बाद बर्फीला तूफान रुक गया, मौसम शांत हुआ और कई दिन बीत गए। 34 दिन बाद भी वे वहां फंसे हुए थे। इधर नोमा की हालत बहुत खराब हो गई। उसके पैर का संक्रमण पूरे शरीर में फैल गया। उसे समझ आया कि अब कुछ दिन बाद ही वो मर जाएगा। एक दिन नोमा ने दोस्तों से कहा, मेरे मरने पर तुम मुझे खा लेना। मेरी जिंदगी खत्म हो, लेकिन तुम जिंदा वापस लौटो। अगले दिन सुबह ही नोमा मर गया। उसकी बात से सब में नई आशा जगी। उन्होंने तय किया कि जैसे भी हो सब मिलकर यहां से जिंदा घर वापस लौटेंगे। रॉबर्टो ने तय किया कि 3 लोग मिलकर आगे की पहाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, जब तक कोई गांव या इंसान न मिल जाए। सब इस योजना पर राजी हो गए। रॉबर्टो, नांदो और एक साथी खाना पीना और जरूरी सामान लेकर आगे की पहाड़ी की तरफ बढ़े। बाकी लोग वापस आने का इंतजार करने लगे। 61 दिन बाद वे एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में सफल रहे, लेकिन ऊपर से उन्हें मीलों तक पहाड़ियां ही दिखीं, कोई गांव या आबादी नहीं। नांदो बोला, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं लगातार आगे बढ़ता रिगार्ड। मेरा विश्वास है किसी न किसी समय ये पहाड़ियां खत्म होकर नदी, जंगल या आबादी दिखाई देगी। उन्होंने तय किया कि एक व्यक्ति वापस जाएगा ताकि खाना बचा रहे। रॉबर्टो और नांदो आगे बढ़े। लगातार 10 दिन पहाड़ियां पार करने के बाद वे एक जगह पहुंचे जहां की पहाड़ियों पर बर्फ नहीं थी। आखिरकार वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी पीते समय
उन्होंने नदी के दूसरे किनारे घोड़े पर सवार एक इंसान को देखा। वे खुशी में चिल्लाने लगे, लेकिन नदी के पानी की आवाज में वो व्यक्ति कुछ सुन नहीं पा रहा था। उसने एक पत्थर पर कागज पेंसिल बांधकर उसे नदी के दूसरे किनारे फेंक दिया। उन्होंने कागज पर सारी घटना लिखकर मदद मांगी। वो पत्र जल्द ही उरुग्वे सरकार तक पहुंचा दिया गया। खबर पाकर सब हैरान रह गए। दोनों को बचाकर पास के एक गांव में ले जाया गया, जहां उन्हें खूब खाना दिया गया। आखिरकार 71 दिन बाद वे पेट भर खा पाए। कुछ ही देर में पत्रकार आ पहुंचे। खबर पूरी दुनिया में फैल गई। विमान में फंसे 14 लोगों को भी ये खबर मिली। उन्हें बचाने के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर भेजे जाएंगे सुनकर वे अत्यधिक खुश हुए। घर वापसी की खुशी में वे साफ सफाई करने लगे। जाने से पहले उन्होंने जगह को एक बार घूम कर देखा। चारों ओर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के कंकाल पड़े थे, जिनका मांस खाकर वे इतने दिन जिंदा रहे। एक व्यक्ति मरे हुए दोस्तों की कुछ चीजें यादगार के तौर पर ले गया। कुछ ही देर में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से सबको बचाया गया। आखिरकार 71 दिन बाद वे उस भयावह स्थिति से मुक्त हुए। उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाया गया, जहां उनके परिवार के सदस्य आए थे, जिन्हें पूरी दुनिया मरा हुआ समझ रही थी। उनमें से 16 लोग जिंदा वापस लौटे। वे खुशी में परिवार से लिपट गए। फिर उन्हें अस्पताल ले जाकर इलाज शुरू किया गया। हजारों लोग अस्पताल के बाहर भीड़ लगाए थे। सब जोर जोर से चिल्लाकर उनका स्वागत कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। उस पल पूरे देश में उन्हें एंडीज के वीर कहा गया। लेकिन बीते 71 दिन की सारी घटनाओं के बाद वे अंदर से मर चुके थे। शायद बाहर का शरीर ही जिंदा था। पहले जैसे सामान्य जीवन में लौटने में उन्हें काफी समय लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की फिल्म की पूरी कहानी। सच में हैरान करने वाला नहीं है। एक तरफ दोस्ती और प्यार, और दूसरी तरफ जिंदा रहने के लिए उन्हीं दोस्तों के शरीर का मांस खाने जैसा भयानक फैसला। तुम होते तो क्या करते? इतनी भयावह स्थिति में क्या तुम ऐसा फैसला ले पाते? कमेंट में जरूर बताओ अपनी राय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलो, और नए वीडियो मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल फिल्म बफ को सेव कर लो। हम फिर आएंगे एक और अद्भुत मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।